देश में गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें अगर दी जाती हैं तो उसी का एक उदाहरण महाराष्ट्र की शबनम शेख हैं, जो रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी। और 18 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब भोपाल पहुंची तो हर किसी का ध्यान उनकी तरफ गया। हाथ में श्री राम का तस्वीर लगा हुआ भगवा झंडा, गले में रामनामी दुपट्टा और चेहरे पर हिजाब। नाम है शबनम शेख। शबनम ने दावा किया कि वो बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्त हैं और इसी वजह से मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने रामलला के दर्शन का फैसला किया। राम जी को मानने के लिए जरूरी नहीं है कि हिंदू होना, मुसलमान भी मान सकता है, क्रिश्चियन भी मान सकता है, सिख भी मान सकता है, पूरा विश्व मान सकता है। बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा दिल होना चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार पदयात्रा करने वाली शबनम के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं दिखा। शबनम के मुताबिक समाज के कुछ लोगों ने उन्हें इस यात्रा पर निकलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों का साथ पाकर उसे ऐसा करने की हिम्मत मिली। करीब 550 साल के बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री रामोत्सव से जुड़ी तमाम तैयारियों के बीच वैज्ञानिकों ने एक विशेष काम किया है। बताया गया कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम एक ऐसा अनोखा डिजाइन तैयार कर रही है जिससे हर साल रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक संभव हो गया है। अब रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें ठीक दोपहर 12:04 पर पड़ेंगी। इसके लिए मंदिर के ऊपर और मंजिल के फाउंडेशन पर शीशा लगा है। शीशे के ठीक सामने से आने वाली किरणें पहले एक बुनियादी शीशे पर रिफ्लेक्ट होंगी और फिर यहीं से ये किरणें सीधे रामलला के ललाट तक पहुंचेंगी। इस पूरे प्रोसेस में गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से शीशे की दिशा रामनवमी पर खास तरीके से फिक्स की जाएगी। रामलला के ललाट तक पहुंचने के बाद करीब 5 मिनट तक ये किरणें तिलक के रूप में चमकती रहेंगी और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को सूर्य तिलक नाम दिया गया है। देश भर में जारी शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूल अगले 5 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पारा और गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। राजस्थान में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं माउंट आबू में -3 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। पारे की गिरावट से मैदानी इलाकों में घरों, कारों की छत और बाहर रखे सामान पर ओस की बूंदें जम गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड के चलते 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 10 तारीख तक बढ़ा दी गईं। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग को दोपहर 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का हाल क्या है, उसका नमूना उस वक्त देखने को मिला जब मुर्शिदाबाद में टीएमसी के ही एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी बहरामपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठे थे, तभी कुछ बदमाश आए और उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया और सीधे गोली सत्येंद्र चौधरी के सिर में लगी। टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी को गंभीर हालत में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। কিছু দুষ্কৃতীরা এসেছে মোটরসাইকেলতে, গুলি করে একজন ওনাকে গুলি লেগেছে, মারা গিয়েছে। আমরা ফার্দার ডিটেল কালেক্ট করছি আর আমরা सीसीटीवी আর বাকি যা যা ইনফরমেশন আছে সবগুলো কালেক্ট করে আমরা খতিয়ে ধরে নেব। मुर्शिदाबाद पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर कब थमेगा? चुनावी हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए बदनाम बंगाल की तस्वीर कब बदलेगी? पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच कोलकाता के डानकुनी में बीजेपी की बाइक रैली को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प देखी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार रैली का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला शहर में घूमने को तैयार था, मगर इससे पहले कि उनकी रैली आगे बढ़ती, पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस होती गई, मगर रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। এখানে আমরা শান্তিভাবে রাজ্য সভাপতি চাইছেন বাইক র্যালি করতে, এখানে মমতা ব্যানার্জি পুলিশ গুন্ডা বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তখন থেকে কথা বলছি যে আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়।
रैली रोकने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। बीच में बैरिकेडिंग थी और दोनों तरफ से दम लगाया जा रहा था। आखिरकार इस भीड़ के आगे पुलिस बेबस हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं के आगे जब पुलिस हल्की पड़ गई तब इन लोगों ने खुद ही सड़क से बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी जब रैली आगे नहीं बढ़ पाई तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी और ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गए और वहीं प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने डानपुरी शहर की सड़कों को जाम कर दिया था। पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिसकर्मी लगातार कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर भीड़ के आगे उनकी तैयारी बौनी दिखाई दी। आखिर में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में बैठकर भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर तीखी टिप्पणियां की। তৃণমূলের চটি চাটা পুলিশ, তৃণমূলের চটি চাটা পুলিশ আমাদেরকে তুলে পড়েছে। कार्यकर्ताओं में ममता सरकार को लेकर गुस्सा साफ दिखा। पुलिस वैन के अंदर से एक कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाने की बात कही। এখন আমাদের কি হবে আমরা জানি না। এই চোর ডাকুদের দেশে এই অমানবিক অত্যাচার পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে যেভাবে আমাদেরকে অত্যাচারিত করছে এর অবসান করাতে 2024 আমরা নরেন্দ্র মোदी। जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं उसे देखकर साफ समझ आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल की लड़ाई दिलचस्प होगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेश खली में ईडी की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की आशंका जताई गई, जिसे देखते हुए शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। साथ ही भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को भी इससे जुड़े आवश्यक निर्देश दे दिए गए। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां हमले के बाद बांग्लादेश भाग गया, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। वो इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते भारतीय सीमा पर निगरानी कड़ी होने की वजह से भी शाहजहां का बॉर्डर पार करना आसान नहीं था। लिहाजा उसके बंगाल में ही कहीं छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि शाहजहां शेख के कहने पर ही ईडी की टीम पर हमला किया गया था। जांच में पता चला कि जिस समय ईडी की टीम पर हमला हुआ, शाहजहां अपने घर पर ही मौजूद था और उसने फोन करके अपने साथियों को हमले के लिए भेजा था। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में भीड़ लाठी डंडा लेकर पहुंची और ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की खबर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने काफी गंभीरता से लिया। राज्यपाल ने इस मामले में डीजीपी को सख्त निर्देश दिए और शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करने को कहा। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने और उसके आतंकवादियों के संपर्क में होने की बात सामने आने पर चिंता जताई और अधिकारियों को इसकी जांच करने के आदेश भी दिए। इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि राजभवन को इस बात की शिकायत मिली थी कि शाहजहां शेख को कुछ बड़े राजनेताओं का संरक्षण मिला है जो उसकी मदद कर रहे हैं। शिकायत में इस बात का जिक्र भी किया गया कि कुछ पुलिस अधिकारी भी शाहजहां की मदद कर रहे हैं। लिहाजा इस शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख के ठिकानों का पता लगाने और उसकी तुरंत गिरफ्तारी के साथ ही इस केस से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए। इससे पहले शुक्रवार को भी राज्यपाल ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए हमले को खतरनाक, निंदनीय और एक भयानक घटना करार दिया था। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद शुरू हुई सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही इस बात का आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में लोकतंत्र खत्म करके उसे इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा जनता को, नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त है। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और हिंसा फैलाने के आरोप भी लगाए। ये गंदा पार्टी है, ये चोर पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी है, तुष्टीकरण का पार्टी है, भ्रष्टाचार का पार्टी है। लेकिन इसका इतना ये भाषा बोलना है, ये तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव के समय हिंसा फैलाना टीएमसी की रणनीति रही है। इंडिया गठबंधन में भले ही टीएमसी और कांग्रेस शामिल हों, लेकिन बंगाल हिंसा के मामले में कांग्रेस टीएमसी को घेरने में पीछे नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि ममता के राज में बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। अधीर ने शाहजहां शेख के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर केंद्र सरकार को भी घेरा और ईडी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है।
बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? ईडी सीबीआई में घुसने की हिम्मत है क्या? इस बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ईडी पर हमला हुआ। ईडी के अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से हमला वहां पर किया गया है, बिना राज्य सरकार के संरक्षण के सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। चिराग ने इस दौरान आरजेडी को घेरते हुए अंदेशा जताया कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए बिहार में भी ऐसा हमला हो सकता है।